नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। भारतीय महिला टीम ने जीता क्रिकेट वर्ल्ड कप। फाइनल में 52 रनों से साउथ अफ्रीका को दी मात। जश्न में डूबा पूरा देश। महिला क्रिकेट विश्व कप की जीत पर झूमा पूरा देश। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम राजनेताओं और अभिनेताओं ने दी बधाई। पहली बार महिला टीम ने जीता है विश्व कप। बिहार में अपने आखिरी दौर में पहले चरण का चुनाव प्रचार। आज तेजस्वी यादव की धुआंधार 14 रैलियां। महागठबंधन के पक्ष में मांगेंगे वोट। आज सहरसा में पीएम मोदी कोसी प्रमंडल के एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पटेल मैदान में होगी सभा। आज प्रियंका गांधी की बिहार में जनसभा। सोनबरसा, रोसड़ा और लखीसराय में करेंगी प्रचार। इस चुनाव में लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी। आज बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। एनडीए सरकार पर साधेंगे निशाना। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा तमिलनाडु। 48 सियासी दलों ने भी एसआईआर का किया विरोध। 2020 के दिल्ली हिंसा मामले में आज फिर होगी सुनवाई। शर्जील इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान और मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। आज से 2 दिन के नैनीताल दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। साथ ही कैची धाम जाकर नीम करौली बाबा के करेंगी दर्शन। जेल में बीती अनंत सिंह की रात। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है अनंत सिंह। दुलारचंद यादव मामले में आरोपी हैं जेडीयू नेता अनंत सिंह। परमाणु कार्यक्रम को तेज करेगा ईरान। राष्ट्रपति पेजेशकियान का दावा। नए परमाणु ठिकाने बनाएंगे जो होंगे पहले से ज्यादा मजबूत। अफगानिस्तान में लगे भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। मज़ार शरीफ में था भूकंप का केंद्र। ताइवान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। कहा, जब तक मैं राष्ट्रपति चीन नहीं करेगा ताइवान पर हमला। 2027 से पहले ताइवान पर चीन के हमले की हो रही है चर्चा। गजा के बाद अब लेबनान पर इजरायली हमला। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल ने दागी गाइडेड मिसाइलें। 4 की गई जान। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी की यात्रा के बाद तालिबान ने लिया बड़ा फैसला। इस महीने भारत में अपना डिप्लोमेट भेजेगा अफगानिस्तान। पाकिस्तान की बढ़ेगी चिंता। अनिल अंबानी पर ईडी का बड़ा एक्शन। यस बैंक लोन फ्रॉड के मामले में ईडी ने की छापेमारी। 40 से अधिक संपत्तियां जब्त। भारत में पेट्रोल की खपत ने तोड़े रिकॉर्ड। 7.3% की हुई बढ़ोतरी। तेल मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। प्राइवेट इक्विटी कंपनी टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स ले सकती है वोडाफोन आइडिया की कमान। $6 अरब के निवेश की हो रही है चर्चा। विदेशी हाथों में जा सकता है मालिकाना हक। मुंबई का लिंकिंग रोड बना सोने की खान। रियल एस्टेट के लिए बना हॉटस्पॉट। आसमान छूने लगी घर और जमीन की कीमतें। एनपीएस खाते से जुड़ा नया नियम लागू। फेस टू फेस और बिना फेस टू फेस दोनों तरीके से होगा सत्यापन। कुछ ही मिनटों में खुल जाएगा अकाउंट। मुंबई की रविवार की शाम एक ऐसा पल जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए बस गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। 298 रनों का मजबूत लक्ष्य चेज करते हुए दक्षिण अफ्रीका 246 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा की 87 रनों की विस्फोटक पारी, दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड कमाल, 58 रन और 5 विकेट ने भारत को चैंपियन बना दिया। लेकिन इस जीत का एक ऐसा गवाह था जिसके आंसू लाखों दिलों को छू गए। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पत्नी के साथ डटे रहे। मैच की शुरुआत से अंत तक हर बाउंड्री पर तालियां, हर विकेट पर जोश। लेकिन जैसे ही दीप्ति की गेंद पर नादाइन डी क्लॉर्क का कैच हरमनप्रीत के हाथों में आया और ट्रॉफी भारत के नाम हुई, रोहित के जज्बात बेकाबू हो गए। नम आंखों से आसमान की ओर देखते हुए चेहरे पर खुशी और सुकून का मिश्रण। वो पल जो कह रहा था
ये जीत मेरी भी है। 2 साल पहले यही नवंबर का महीना, तारीख 19 नवंबर 2023, अहमदाबाद में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों वनडे विश्व कप फाइनल में हार मिली। 240 रनों का स्कोर था। भारत घरेलू मैदान पर खिताब चूक गया। रोहित मैदान पर ही बैठ गए, आंसू रोक न सके। वो हार जो आज भी उनके दिल में कसक बनी हुई। लेकिन रविवार को उसी मुंबई की धरती पर महिला टीम ने वो अधूरा सपना पूरा कर दिया। रोहित की आंखों में इस बार खुशी के आंसू थे। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के 338 रनों का पहाड़ तोड़कर भारत फाइनल में पहुंचा। शेफाली और स्मृति मंधाना की सधी हुई शुरुआत ने 298 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लारा वोल्वर्ट की शतकीय पारी ने मैच को रोमांचक बनाया, लेकिन दीप्ति की तूफानी कहर और शेफाली के 2 स्ट्राइक्स ने सब कुछ बदल दिया और भारत को मिली ऐसी जीत जो सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में बस गई है। रोहित शर्मा की भावुकता ये सिर्फ एक खिलाड़ी के आंसू नहीं बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट का जश्न है। पुरुष टीम की कसक को महिला टीम ने मिटा दिया। भारत की बेटियां इतिहास रच रही हैं और रोहित जैसे योद्धा उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। ये जीत भारतीय शेरनियों की नई शुरुआत है। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। 2 नवंबर को नवी मुंबई में इतिहास रच दिया गया। डीवाई पाटिल स्टेडियम में देर रात हुए महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से करारी शिकस्त देकर विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। डीवाई पाटिल स्टेडियम में देर रात हुई भिड़ंत एक तरफा नहीं थी, लेकिन भारतीय महिलाओं ने जीत का जज्बा दिखाया और मुकाबले को अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 298 रन बनाए। भारत के लिए सबसे ज्यादा 87 रन शेफाली वर्मा ने बनाए। वहीं दीप्ति शर्मा ने आखिरी में 58 रनों की पारी खेली। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर्स में 286 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट्स झटके। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस मुकाबले को जीतने के साथ ही हरमनप्रीत कौर अब कपिल देव, MS धोनी और रोहित शर्मा जैसे कप्तानों की लीग में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने देश को ICC खिताब जिताया है। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का सम्मान करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने अपना खजाना खोल दिया। BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने पूरी टीम के लिए 51 करोड़ रुपए की भारी भरकम पुरस्कार राशि का ऐलान किया है। ये राशि ICC से मिली करीब 39.55 करोड़ के अलावा बोनस है। इस पर सियासी गलियारों से भी तुरंत बधाइयों का तांता लग गया। राहुल गांधी ने X पर लिखा, क्या ही गर्व का क्षण है। आपने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं उठाई, आपने एक राष्ट्र का उत्साह बढ़ाया है। जय हिंद। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखा कि फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। भारतीय महिला टीम की ये जीत न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महिला क्रिकेट के लिए जागरूकता और समर्थन को बढ़ाएगी। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का आगाज होने वाला है। इसी कड़ी में इन चुनावों की तैयारी के बीच कई नेता दल बदल कर इधर उधर शिफ्ट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। रायगढ़ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत की NCP के बीच घमासान जारी है, जिसके चलते अब शिवसेना को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल NCP अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे ने शिवसेना के मंत्री भरत गोगावले को बड़ा झटका दिया है। तटकरे ने गोगावले के एक करीबी कार्यकर्ता को अपनी पार्टी NCP में शामिल कर लिया है। ये करीबी नेता है मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले के करीबी और युवा उद्यमी सुशांत जाबरे, जो कि शिवसेना छोड़कर NCP में शामिल हो गए हैं। इसलिए इसे गोगावले के गढ़ के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बीते रविवार की शाम राकंपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।
उन्होंने सुशांत जाबरे को पार्टी की सदस्यता दिलवाते हुए तस्वीरें शेयर की और लिखा, आज महाड में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से राकंपा पार्टी में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर सुशांत जाबरे, हनीफ भाई वासघरे, अनीश पठान, सत्यवान यादव, समीर रेवाले, संतोष धरशे, विठल घरटकर और कई कार्यकर्ता राकंपा की विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए और उनके भविष्य के राजनीतिक और सामाजिक सफर के लिए शुभकामनाएं दी गई। पार्टी प्रवेश समारोह राकंपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, पूर्व विधायक अनिकेत तटकरे, स्नेहल जगताप की उपस्थिति में आयोजित किया गया। सुशांत जाबरे के एनसीपी में शामिल होने से महाड में शिवसेना शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। राकंपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, समावेशी विकास में उसकी भूमिका और आने वाले समय के लक्ष्यों के बारे में बताते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस यात्रा में पूरी दृढ़ता से आपके साथ खड़ा हूं। अब समय है कल के भविष्य के लिए नई सोच के साथ काम करने का। हम सब आपके साथ हैं। अब देखना होगा कि शिंदे गुट की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बता दें कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में जाबरे को एनसीपी से जिला परिषद का टिकट मिलने की संभावना है, जिसके बाद अब ये आगे के निकाय चुनाव के लिए पार्टियों में नेताओं के मार्गदर्शन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि रायगढ़ में पिछले कुछ समय से शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के बीच राजनीतिक संघर्ष जारी है। राष्ट्रवादी के सांसद सुनील तटकरे और शिंदे गुट के नेता भरत गोगावले के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं करजत क्षेत्र में भी शिंदे गुट और अजित पवार गुट के नेताओं में तीव्र मतभेद देखे गए हैं। शनिवार को रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित बैठक में दोनों दलों के प्रमुख नेता एकजुट हुए थे और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प भी लिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बात की, जहां उन्होंने बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात दोहराते हुए हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। हालांकि उनकी ये टिप्पणी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की जान लिए जाने के मामले के 3 दिन बाद आई है, जिससे चुनाव आयोग के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। IIT कानपुर के दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता है। कोई भी हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनिए। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल पूछा जा रहा है कि जब बिहार चुनाव का पूरा दारोमदार और प्रशासनिक नियंत्रण सीधे तौर पर चुनाव आयोग के हाथों में है, तो मोकामा में ऐसी घटना होने के 3 दिन बाद इस जीरो टॉलरेंस की बात करना क्या जमीनी हकीकत से परे नहीं है? एक तरफ चुनाव आयोग बिहार में पारदर्शिता सहित तमाम मानकों की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहले चरण के मतदान से ठीक कुछ दिन पहले हुई चुनावी हिंसा उसके दावों की पोल खोलती हुई दिख रही है। मोकामा में हुई हिंसा ये दिखाती है कि चुनाव आयोग को न सिर्फ तटस्थता बल्कि प्रशासनिक दक्षता और जमीन पर सख्ती से कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर जीरो टॉलरेंस ही नीति है तो हिंसा की खबर आने के बाद सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? FIR के बाद भी कोई एक्शन लेने में 3 दिन का वक्त क्यों लग गया? मोकामा में इस समय डर का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोकामा का चुनाव रद्द होगा? चुनाव के पहले चरण से पहले हुई ये घटना बिहार में स्वतंत्र और भयमुक्त चुनाव के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही है।